नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। पहले चरण के मतदान ने बिहार की सियासत में मचा दी है सनसनी। ये हम नहीं कह रहे हैं, माहौल कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बिहार ने कर दिया कमाल। बोले जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई जनता ने विकास को वोट दिया है और जंगल राज को नकार दिया है? क्या बिहार का नौजवान अब रंगदार नहीं बल्कि इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है? सीतामढ़ी की रैली से पीएम मोदी ने साफ कहा, 3 मिनट में बिहार की जनता ने अच्छे अच्छों की नींद उड़ा दी। तो क्या बिहार ने यह तय कर लिया है कि बिहार नहीं चाहिए, कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, यानी कि बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। आज की चर्चा में सवाल बड़े हैं। पहले चरण का मतदान एनडीए की लहर का इशारा था क्या, या ये महागठबंधन के जातीय समीकरणों की वापसी की शुरुआत? महिलाओं और युवाओं का जो उत्साह दिखा, क्या वो बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 11 नवंबर के दूसरे चरण में यही लहर तूफान में बदलेगी? बिहार की इसी जंग में एक तरफ नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रोजगार वाली चुनौती। पहले चरण के नतीजे भले आने बाकी हैं, लेकिन अब बिहार की हवा में एक बात साफ सुनाई दे रही है, जनता डर पर नहीं विकास पर वोट दे रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो लोग मौजूद हैं, जिसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार हैं, जो कि राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। पिछले कई महीनों से बिहार की राजनीति का जो नब्ज है वो टटोल रहे हैं और बहुत कुछ इन्होंने अंदाजा लगा लिया है। और साथ में हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप मिश्रा। संदीप, सबसे पहले तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या क्या कहा, उसके बाद हम फिर रंजन जी से इस पर रिएक्शन लेंगे और इसके मायने मतलब को समझेंगे। प्रेम जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री की सीतामढ़ी में रैली थी, जिसको लेकर के इस समय बिहार की सियासी माहौल हो या देश की सियासी माहौल हो, एक ही जो उन्होंने जिस तरह से कहा कि कट्टे वाली सरकार नहीं चलेगी, और बकायदा वो पिछले कई दिनों से जब भी जनसभाएं कर रही है तो खासतौर से उनके बयानों में अक्सर कट्टे का जिक्र देखा जाता है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के और भी दल हो उन पर तंज कसते रहते हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर के। लेकिन वो लगातार जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके गानों में भी, अक्सर उनके प्रचारों में भी ये दिखाई देता है कट्टा और दुनाली छर्रे, इस तरह की भाषाओं को लेकर के। और शुरू से ही वो जंगल राज पर निशाना साधते रहे हैं और आज भी उन्होंने यही कहा। और जिस तरह से चाहे पूरे एनडीए गठबंधन की बात करें तो तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी का जिस आत्मविश्वास से वो कह रहे हैं कि लहर उनके पक्ष में है। हालांकि अभी नतीजे आने बाकी हैं, वो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, और दूसरे चरण का मतदान भी अभी 11 नवंबर को होना है 122 सीटों पर। लेकिन जिस तरह से उनका आत्मविश्वास दिख रहा है, लगता है कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि इस बार उनके तरफ ही जनता का रुख है। लेकिन महागठबंधन भी कह रहा है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है और वो बदलाव चाहती है। हालांकि जो तीसरा मोर्चा है वो अभी कहीं ना कहीं साइलेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी एक चरण का मतदान और होना बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और वहीं गृह मंत्री भी जिस तरह से लगातार जंगल राज को लेकर के निशाना साध रहे हैं, और जहां जहां उनकी जनसभाएं हो रही है तो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी वो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से जो वोटिंग हुई है और जो फाइनल वोटर टर्नआउट आया है 65 से अधिक प्रतिशत, जिस तरह से बिहार की जनता ने वोट किया है, उसको लेकर के भी वो जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 65 वोट का झटका लग गया है महागठबंधन को, वो तो अब नतीजे आने बाकी है, नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन को अभी प्रधानमंत्री लगता है कि अपना आक्रामक रूप अभी बदलने वाले नहीं, आने वाले कल शाम तक तो नहीं, बिल्कुल। ठीक है रंजन जी, आप लंबे समय से बिहार में हैं, आप मिजाज को देख रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं वहां पर, किस तरह का मूड है वो आप देख रहे हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि एनडीए थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, और महागठबंधन हो या जनसुराज, हालांकि मैं जनसुराज को खुद व्यक्तिगत रूप से किसी लिस्ट में शामिल नहीं करता। आपको क्या लगता है, आप क्या देख पा रहे हैं फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद?
देखिए, एक तो मैं आप लोग का भ्रम दूर कर दूं कि लगातार नेशनल मीडिया वर्ड यूज कर रही है कि बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग नहीं है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, बम्पर वोटिंग नहीं है। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हम परसेंटेज पे खेल रहे हैं कि परसेंटेज 65% हो गया, जो कि पिछले बार से 10% के लिए हो गया है। लेकिन अगर आप इसको 10% हर जगह नहीं है, मैंने कई जगह से 11% तक में है, लेकिन कुल में करीब 7.5 से 8% के बीच में बढ़त है। लेकिन आप उसको ऐसे लीजिए कि अगर किसी विधानसभा में पहले 1 लाख वोटर थे और 1 लाख वोटर में 50,000 लोग ने पोल किया, तो 50% हमने कहा कि वोट हो गया। अब अगर उस विधानसभा में 1 लाख की जगह पर 90,000 वोटर हो गए और उसमें 50,000 लोगों दिए, तो आपका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये खेल है। आप हम परसेंटेज बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, मैं संख्या पे जा रहा हूँ कि अगर मैं पटना में बांकीपुर विधानसभा देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ बांकीपुर विधानसभा में पिछले 5 साल पहले कितना वोट पड़ा था, आज कितना वोट पड़ा है। मैं सिर्फ वोट पे जा रहा हूँ, परसेंटेज बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज इसमें ज्यादा दिख रहे हैं कि कुल वोटर, टोटल वोटर जो है उसकी संख्या घटी है। और जहां ज्यादा घटी है वहां पर परसेंटेज आपको ज्यादा दिखेगा। अब जहां 73-74% पोलिंग आप देख रहे हैं, आप 2020 का 25 का वोट निकालो कितने वोट पड़े हैं, आपको यहाँ थोड़े बहुत ज्यादा पड़े हैं, लेकिन वो 11% 12% का डिफरेंस है। इसलिए बता दूं कि कोई बम्पर वोटिंग नहीं है, संख्या उतनी ही है। 1.5% से 2% के आसपास 2020 और 2025 में संख्या बढ़ी है वोटिंग की। इतनी तो जनसंख्या इसलिए भी 5 साल में बढ़ जाती है इसको, इसलिए बम्पर वोटिंग में एक चीज। दूसरा कि इसलिए आपको जानने में जरूरत होगा कि कोई बम्पर ऐसा नहीं है। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न पिछले बार से भी बेहतर रहा है। और पहला चरण जो था वो 121 सीट पे, उसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो एनडीए का 59 था, 61 था महागठबंधन के पास, एक एलजेपी के पास मटिहानी वाली सीट थी, 121 सीट था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 सीट से महागठबंधन आगे थी। लेकिन एनडीए ने जो अब सेकंड फेज में जहाँ चुनाव होने वाला है, इसका 2 ही फेज में हो रहा है, पिछले बार अधिक फेज में हुआ था। ये फेज जो है यहाँ पर एनडीए ने बढ़त पाई थी। मिथिलांचल में जाएंगे, मधुबनी की सीट 10 में 9, दरभंगा में स्थिति यही थी, सीमांचल में एनडीए ने लीड लिया था, कोसी में लीड लिया था। तो ये वो इलाका जहाँ पे एनडीए की बढ़त रही थी। अब देखिए जो सेकंड फेज में जहाँ चुनाव हो रहा है उसकी बात मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में थे, राम मंदिर के बाद सीतामढ़ी में मंदिर है, तो अमित शाह उसका उद्घाटन के लिए गए थे, प्रधानमंत्री वहां पर उसके जिक्र करते हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। आप अयोध्या के बारे में कह सकते हैं, लोग मजाक में बोलते हैं भाई अयोध्या में लड़े, अयोध्या आगे सीतामढ़ी लड़ेंगे, सीतामढ़ी नहीं। अंतर है, आप अयोध्या अगर जाओगे, फैजाबाद के इलाके में जाओगे, उसका जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। वहाँ सीपीआई जीत रही है, वहाँ समाजवादी पार्टी पहले जीत रही है, बीजेपी में बहुत टफ सीट है वो। जहाँ पे हाँ, और जो हारने का कारण सिर्फ वो नहीं था, लल्लू सिंह का एक बयान था, लोकल फैक्टर वो थे, पासी समाज का कैंडिडेट होना, वो अलग इशू है। जो हम पत्रकार हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, डाटा खेलते हैं, मुझे पता है। लेकिन एक कहने के लिए है कि जिस राम मंदिर को आपने बनाया, आप चुनाव हार गए थे, सीतामढ़ी आप मंदिर बना रहे, वहां भी आ रहे हैं। सीतामढ़ी में बीजेपी में आपको याद होगा पिछले वक्त कैंडिडेट नहीं लड़ना चाहता, पिंटू जी को टिकट दिया गया, पिंटू जी चुनाव जीत गए। सो सीतामढ़ी जो है सो खासकर भाजपा का बहुत ही घर है। और सीता मंदिर मैं वहां गया था चुनाव के दौरान में, वहां बहुत जोश है लोगों का, लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर बनने के बाद पर्यटक आएंगे, विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो स्थिति है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पटना में खूब मिलता हूँ दिल्ली के मीडिया वालों से। ये लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये यहाँ पर अपने स्टिंगर से और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, स्टिंगर उनको अच्छी जानकारी देते हैं, स्टिंगर के पास जानकारी ना होती है, बस उनको कई बार भाषा नहीं होती है बताने के लिए। संपादक उसको टटोलता भी नहीं है, उसने बयानबाजी कर। जिसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नाम नहीं लूंगा, बड़े चैनल के बड़े पत्रकार मुझे मिल गए, उन्होंने कहा क्या कि जो 10,000 जो रुपये नीतीश ने दिए वो उस इलाके में दिए जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी। मैंने कहा कि जिसमें पैसे मिले उसमें तो बंटवारा भी रिसीव का हुआ था, कहाँ पे है तो ये प्रचार है, झूठा प्रचार है। जैसे कि नीतीश जी प्रचार में नहीं, अरे एनडीए ने तय किया है कि हमारे सारे स्टार प्रचारक अलग अलग जाएंगे, जिसमें अधिक से अधिक खबर कर पाए। आप तेजस्वी का अगर पूरा वीडियो देखते हैं, मालूम है तेजस्वी का 5 मिनट से ज्यादा का स्टेज पर नहीं था, वो भाग के आते हैं, दौड़ के आते हैं, कोई फूल देता है तो उसी को पहना देते हैं, दौड़ते हैं और लालटेन को बोल के 5 मिनट भाग जाते हैं। उनके जो उत्साही लोग हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, बाकी लोग निराश होकर जाते हैं, क्योंकि वो आए 5 मिनट के लिए आए, चले भाग के चले गए। तो तेजस्वी यादव अकेले स्टार प्रचारक हैं, 18, 19, 20 करते हैं, लेकिन अब आप स्टेज पे आने और जाने में जो 4-5 मिनट का टाइम लगता है उसमें भाग जाते हैं। तो टेलीविजन में तो 2-1 मिनट की बाइट चलती है, उसमें समझ आता है तेजस्वी क्या बोले। लेकिन जो फील्ड में 4-4 घंटे से 5-6 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको अगर उनका नेता आता है 2-3 मिनट भाग जाता है, तो निराशा हाथ लगती है।
एनडीए में कोई कमी नहीं है उनके पास। आप देख लीजिए, एक खेसारी लाल घूम रहे हैं, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह से लेकर निरहुआ से लेकर रवि किशन, तमाम लोग। इसलिए एनडीए के पास कोई कमी नहीं है। आपको गली मोहल्ले में घूमिएगा, आपको प्रचारक मिल जाएंगे मध्य प्रदेश से, बाकी जगह से आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। तो एनडीए बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। एक आप और सुनेंगे उनसे कि जेडीयू नंबर 1 होने जा रही है, चौथे पे तीसरी बीजेपी जा रही है। ये सारे भ्रामक प्रचार हैं जिनका कोई जमीन पे वास्ता नहीं है। दुख मुझे ये होता है कि जो अच्छे पत्रकार हैं, जो खुद जमीन पे जाकर टटोल सकते हैं, टटोलने की कोशिश नहीं करते, पटना के बड़े बड़े लॉबी में मालूम करते हैं। लेकिन रंजन जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि पूरी फौज जो है, एनडीए की पूरी फौज लगी हुई है, चाहे वहां पर जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, केंद्र हो या राज्य हो, पूरी एक बड़ी टीम है। इधर तेजस्वी यादव क्या अकेले पड़ गए हैं? उनको जो साथ राहुल गांधी से मिलना था वो साथ नहीं मिल पाता है, वो होते नहीं है, और आने के बाद कुछ ऐसा बयान दे के जाते हैं कि तेजस्वी यादव को और डेंट पहुंचा रहा है या पहुंचाया है। उसके अलावा जिस आनंद फानंद में तेजस्वी यादव जो काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे 10,000 के जो सीधा अकाउंट में गया एनडीए की तरफ से, उसके काउंटर करने में कहीं ये जल्दबाजी करके ऐसे ऐसे वादे कर चुके, जैसे हर घर में नौकरी देने की बात। लास्ट में इन्होंने यहां तक कह दी कि 30,000 हम आपको 14 तारीख को आपके अकाउंट में सीधा पहुंचा देंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो वादे तेजस्वी यादव की तरफ से हो रहा है, महागठबंधन की ओर से हो रहा है, इसका कुछ इम्पैक्ट या कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है आपको? आपको मैं तुरंत का 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एक महाराष्ट्र का और एक झारखंड का। झारखंड का चुनाव था, बीजेपी ने बहुत वादे किए, हिमंता विश्व शर्मा वहां थे, शिवराज सिंह चौहान वहां पे थे, बहुत बड़े बड़े वादे वहां पर किए गए। लेकिन जब मैया बहन योजना हेमंत सोरेन ने वहां पे दिया, कारण कुछ और भी थे, हेमंत सोरेन जेल जाना ये सब इशू था वहां पे। लेकिन जब वो योजना हुई तो लोगों ने कहा कि बीजेपी बोली हम देंगे, ये दे रहे हैं, मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो जिनको मिल रहा है वो उसको ले रहे हैं, देंगे नहीं देंगे अलग इशू है। महाराष्ट्र में सेम हुआ। महाराष्ट्र में क्या क्या एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने वहां पे क्या किया कि आपको एक मुश्त पैसे दे रही है, 2 महीने 3 महीने एक मुश्त। लोग कौन से पैसे चले गए, उनसे बड़े बड़े वादे महागाई करते रहे, लोग नहीं माने। बिहार में आप बता रहे हो कि हम आपको 14 तारीख को एक पूरे महीने का 30,000 दे देंगे। नीतीश कुमार ने 10,000 दे दिए, और नीतीश कुमार आज से नहीं दे रहे हैं। ये जो जीविका दीदी है, ये आप बिहार में अगर आओगे तो ये जीविका दीदी दशकों से चल रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। गांव गांव में लोग बकरी गाय भैंस लेके महिलाएं काम कर रही है, ऑलरेडी हो रहा है, आज नहीं हुआ है। तो जो महिलाएं ऑलरेडी ये काम कर रही है, पहले से कर रही है, अभी उनको पहले कम पैसे मिलते थे, अब आज के टाइम में 10,000 रुपये उनको मिले। उनको बोला गया कि आपको 2 लाख रुपए बाद ही मिलेंगे। तो वो ट्रस्टेड है, नीतीश कुमार का ये ट्रस्टेड है। मैं बीच में लखीसराय गया था, वहां का सदर अस्पताल में जाइएगा, जीविका दीदी का वहां पे एक कैंटीन है। आपको किसी भी सामान्य रेस्टोरेंट में से ज्यादा साफ सफाई, एयर कंडीशन, महिलाएं, ग्रामीण इलाका है, महिलाएं बाल को बांधी हुई है, आपसे अच्छे से उनसे बात करें, हाइजेनिक खाना मिलेगा, सस्ता मिलेगा। 8 रुपए में आप जो 2 कचौड़ी खा के निकल सकते हैं। 30 रुपए चावल दाल मिलता है। तो लोकल लोगों को फायदा। जो लोग गए नहीं वहां पे, जो सब है, जो यहाँ पे प्रयाग में और मौर्या में ठहरे, उनको नहीं पता है। आप जाकर देखो क्यों। अच्छा, लोग यहाँ पे मुकेश सहनी ने कहा, मुकेश सहनी खुद को गरीब बोलते हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस बोला कि ये 10,000 में तो आप ताज में बैठ के एक टाइम खाना नहीं खा सकते हैं। सोचे कि मुकेश सहनी जो गुरुआ बोलता है, वो बता रहा है लोगों को कि आप ताज में नहीं खा सकते। जीविका दीदी कौन ताज में खाना खाने के जा रही है, और उनको नहीं मालूम कि वो जो 2,500 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिलता है, जो गांव में रहती है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में, तो उनके पास वो महीने का पैसा आता है जिससे वो अपना कम से कम काम कर सकती है, कम से कम बिल्डिंग खरीद सकती है, बच्चों को टॉफी बिस्कुट दे सकते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम आप जो शहर में बैठे, उनको नहीं अंदाजा उस पैसे का मूल्य क्या है। और एक चीज मैं उसमें बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार का वोटर जो है एकदम इंटैक्ट है। नीतीश कुमार के खिलाफ मैंने 2020 में देखा था, एक एनडीए के वोटर का गुस्सा था इनके प्रति भी, सुशील मोदी के प्रति भी। परिणाम नहीं हुआ था, सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बन पाए थे, तारकिशोर जी बने थे और इंदु बनी थी। इस बार आप देखेंगे कहीं पर, मैं बिहार में जून महीने के मिड जून से बैठा हुआ हूँ, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। इनफैक्ट जब वो वीडियो दिखाए जाते हैं कि उनकी हरकतें थोड़ी अच्छी नहीं है, क्या मानसिक पर ठीक नहीं है, आपको जवाब ये मिलता है कि घर में बुजुर्ग, हमारे माता पिता भी हैं, जो बुजुर्ग होते हैं तो थोड़ा भूलते हैं, तो क्या उनको घर से निकाल दें। ये सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति है।
और इसलिए आप देखिएगा तेजस्वी यादव कुछ दिनों से नीतीश पर डायरेक्ट कम से मानसिक स्थिति वाला बयान नहीं दे रहे, उनको फीडबैक दिया होगा, संजय यादव यानी कि फीडबैक देते हैं। यानी कि रंजन जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी का जो माहौल है और अभी की जो चीजें देख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को एज मिलता हुआ दिख रहा है, और नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, और बाकी जो तेजस्वी यादव हैं उनके वादे हैं जो सहसा नाउ इस वक्त देख रहे हैं। मैं उनको ये बता दूं कि जिस वक्त की बात ये हो रही है और इस वक्त मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजन कुमार, ये ग्राउंड जीरो में पिछले कई महीनों से घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जो कुछ भी वो बता रहे हैं अपने बातचीत के आधार पर, अपना फील्ड में जो उन्होंने देखा है, ग्राउंड जीरो पर देखा है, उसके आधार पर बता रहे हैं। संदीप जिस तरीके से बता रहे हैं रंजन जी की एज मिलता हुआ दिख रहा है फर्स्ट फेज को, अगर हम देखें नीतीश गवर्नमेंट को या एनडीए को, जो एक बहुत बड़ा एक समीकरण है जो डिप्टी सीएम पद को लेकर हुआ था, क्योंकि माई समीकरण पर चलती हुई पार्टी है आरजेडी, अक्सर उसी वोट बैंक के सहारे ये चुनाव लड़ते हैं, या जो भी जीतने की थोड़ी बहुत उम्मीद रखा हुआ है इन्होंने इस बार भी, वो उसी समीकरण को लेकर है। लेकिन डिप्टी सीएम की जब बात आई तो मुसलमानों के तरफ से नाम नहीं आना एक बहुत बड़ा इश्यू बना, और मुसलमानों में थोड़ा गुस्सा भी देखा गया। तो आपको क्या लगता है कि जो माई समीकरण जो इनका है वो इस चुनाव में काम करता हुआ कितना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग आपने भी की है, लोगों से बातचीत आपने की है, एक तो ये, और दूसरा जो इनके वादे हैं, आपको कितना लगता है कि इनका वादा और ये ऑलरेडी 20 साल से जो कर रहे हैं विकास का जो मॉडल है, आप क्या देख पा रहे, आप बताइए। देखिए प्रेम जी, जिस तरह से रंजन सर ने भी बताया कि उन्होंने तो वादे किए हैं कि वो अगर जीत के आएंगे तो करेंगे, हालांकि एनडीए गठबंधन तो कर रही है, तो वो भी चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्ट जरूर करती है। और जहां तक एम वाई समीकरण की बात है तो एनडीए की तरफ से भी कोई नाम नहीं दिया गया, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसमें को लेकर के भी काफी ज्यादा बहस हुई कि जब एम वाई समीकरण की जहां तक बात है तो एम समीकरण वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो उन्होंने वहां से क्यों नहीं डिप्टी सीएम का नाम दिया, तो उसको लेकर के आरजेडी एनडीए ने भी सवाल खड़े किए, और उसके बाद महागठबंधन की ओर से भी एनडीए पर सवाल खड़े किए गए कि उन्होंने भी कोई मतलब चेहरा क्यों नहीं दिया, जिसको लेकर के अभी एक दो दिन से जिस तरह से बात हो रही थी कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या शाहनवाज हुसैन डिप्टी सीएम बनेंगे, उसको लेकर के भी काफी चर्चा थी। हालांकि वो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं रंजन सर से एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि वो लगातार ग्राउंड पे हैं और काफी अनुभव है। सर, ये जब से ये एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी लगने वाला है 1 दिसंबर से, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के किस तरह से आपने देखा, माहौल किस तरह से बना? क्योंकि यहाँ की अगर बात करूं कोसी क्षेत्र की, तो कुछ जगहों से हालांकि ऐसी चीजें निकल के आई कि उनका नाम लोकसभा चुनावों में था, इस बार उनका नाम नहीं है। और जिस तरह से गृह मंत्री लगातार अभी अररिया या कटिहार की बात करें तो वहां पर भी घुसपैठियों को लेकर के घुसपैठी हाथ मार रहे, तो उस चीज को किस तरह से देखते हैं? मैं दर्शकों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं। संजय जी बिल्कुल है। मैं खुद अपना बता दूं कि मैं गाजियाबाद में कौशाम्बी है, वहाँ का मैं वोटर रहा, और दिल्ली चुनाव से पहले मैंने अपना वोटर वसुंधरा एन्क्लेव में कराया था, जहाँ पे मैं पिछले 8 साल से रहा हूँ, बीच में मैं करा नहीं पाया था। ये बीमारी है हम लोग की, हम लोग करा नहीं पाते हैं टाइम पर, कि जब वोटिंग का टाइम होगा तब करेंगे। तो मैंने सारे कागजात जमा कर दिए कि मैं दिल्ली इलेक्शन में अपने काम में व्यस्त था, इलेक्शन था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और वोटिंग के दिन जब मैं पहुंचा बसना में जहाँ रहता हूँ, पीछे का लाइन में एक स्कूल है, वहां पे मेरा बूथ था। तो मुझे थोड़ा शक था, मैं पहुंचा वहां पर, मुझे यह मालूम था कौशाम्बी मेरा नाम कर चुका है, लेकिन मैं वहां गया तो मालूम चला मेरा नाम वहां पर है नहीं। तो मैं खुद उपभोगी हूँ दिल्ली में रहते हुए, जब करीब मैं 32 साल से वहां रह रहा हूँ, मतलब एनसीआर में रहा हूँ, 8 साल से दिल्ली में, मेरा वोट नहीं था। तो मैं मानता हूँ कि हमारी गलती थी कि मैंने अपने नाम ठीक से चेक नहीं किया। अभी भी ये आपको इक्का दुक्का मिल जाएंगे कहीं पर भी कि एसआईआर के बाद उनके नाम कर गए, ये इक्का दुक्का आपको कहीं मिलेगा, मास लेवल पे नहीं, मास में बिल्कुल नहीं है। मैं 6 तारीख को पहले मुजफ्फरपुर में था, फिर मैं कांटी गया, फिर मैं बोचहा गया, फिर मैं मोकामा गया, उसके बाद मैं मटिहानी और लखीसराय में, इतने जगह पे था। कम से कम कुछ नहीं तो हर विधानसभा में एक कई जगह पे इस बार तो बूथ ऐसा बना है कि 1000 से ज्यादा वोट होंगे नहीं, तो बूथ में ज्यादा भीड़ नहीं थी इस बार। तो हमने कम से कम हर विधानसभा में 2-4 बूथ को हमने सुबह से लेकर शाम तक में उसको नापा। लास्ट लखीसराय चले गए थे, जहाँ पे विजय सिन्हा पे अटैक की बात हुई थी वहां पर।
तो मुझे वो मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब मुजफ्फरपुर में था तो एक अच्छे यूट्यूब चैनल है, बड़े हैं, अच्छे व्यूज उनके, उनकी टीम वहां पर थी, हमारे साथ थी। उन्होंने वहां पे बहुत ढूंढा कि क्या किसी का नाम कट गया है। मुस्लिम इलाका था, उन्होंने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों को पता नहीं था ये कौन व्यक्ति है। मुसलमान लोग नहीं, हमारे सारे नाम है। फिर बोला गया कि आपके तो मदरसे में शुक्रवार को बताए जाते हैं। बोला नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग खुद मालूम करते हैं। हमने वो देखा और उसी शाम को जब मैं उसी चैनल को लाइव देखा, वो बुलेटिन कर रहे थे, तो वहां पे वो बोल रहे थे कि मैं मुजफ्फरपुर पिछले बूथ पे गया, मेरे पास 50 लोग मिले जिनका नाम कट गया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक पूरा एक वर्ग है, एक टीम है जो नैरेटिव फैला रही है कि लोगों के नाम कट गए। मैं आज ही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फेज के चुनाव हो गए, आप घोषणा कीजिए। मैं इसी आपके चैनल से घोषणा करता हूँ कि पहले चरण में जो व्यक्ति वोट डालने गए, अगर उनका वोट नहीं था वहां जाने के बाद, तो अपनी आवाज उठाएं, उसको डालें। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं, इलेक्शन कमीशन में जाए, हम लोग से संपर्क करें। मैं प्रेम जी से बोलूंगा वो नंबर एक डिस्प्ले करें, तो बताएं कि हमारा नाम कट गया, आपको नहीं मिलेंगे। वो है लोग, जैसे पहले भी होता जी था, बिल्कुल, अब भी होता है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कहीं से भी कोई रिपोर्ट की शिकायत उन्हें नहीं मिली है अभी तक। बिल्कुल, तो कहीं एक दो इक्का दुक्का होगा, ये मास में बिल्कुल नहीं है। और मैं अच्छी बता दूं कि हम लोग टेलीविजन में लंबे समय इसमें काम किए, प्रेम जी को भी पता होगा कि हम लोग खूब स्टोरी चलाए हुए कि इलेक्शन कमीशन ने एक ओबामा का पहचान पत्र बना दिया, किसी में गणेश जी का फोटो है, किसी हनुमान जी का फोटो है। ये बनते रहे हैं और इसके पीछे या तो कहीं पर बदमाशी हुई है, जानबूझ के लोग कर देते हैं, कहीं पर लोगों को पता नहीं कोई और डाल देते हैं। ये सब चीजें हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं अगर ये 2 4 5 नाम है या एक ब्राजीलियन मॉडल को नाम लेकर राहुल गांधी आ जाते हैं, आप पूरे सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग चुनाव जानते हैं पता होगा कि जो मतदान कर्मी जाते हैं उनकी 3 ट्रेनिंग होती है, तीसरा ट्रेनिंग मालूम होता है उनके साथ प्रेम कुमार है कि श्याम पर कौन का मीटिंग, वो खुद नहीं पता होता है। जिनको लास्ट में पता होता है कि हमारे साथ कौन व्यक्ति होंगे, वो कहा उनको जानते तक नहीं है, वहां नाम मालूम चलता है, दूसरे फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। वो दोनों मिलकर बेईमानी किससे कर लेंगे। हमारा चुनाव यानी आयोग कि ठीक है, थोड़े बोगस बोलने होती होगी, मैं मान रहा हूँ, वो होता होगा। लेकिन जो एक बड़ा आरोप विपक्ष का लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ और एसआईआर बिहार में कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। और यही लोग, ये लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं है, ऐसा नैरेटिव बनाओ कि वो चीजें खराब मॉडल लेकर एनडीए आ रहा है, अब उसको किस तरीके से काउंटर करें। तो भाई आप एसआईआर को लेकर फिर बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं, अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूं रंजन जी, ये बता दीजिए मुझे केवल आप कि फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, अब सेकंड फेज का है, तो आप सेकंड फेज में क्या देख रहे हैं, किस मुद्दे पर अभी आपके पास 2 3 दिन समय है, और इसको कैसे, किस तरीके से इसको वाइंड अप जो कहते हैं ना, बिहार चुनाव कहां तक और किस लेवल तक जाएगा, और आपको क्या लगता है कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई कहां पर जाके रुकेगी, और किस क्योंकि एग्जिट पोल भी आ जाएगा 11 तारीख को शाम चाहने लगेगा, तो एक कंक्लूडिंग आप अपना आंसर दीजिए पूरे चुनाव को लेते हुए, अब तक का चुनाव और आगे क्या होने वाला है। देखिए प्रेम जी, आपको मैं बता दूं, जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि तेजस्वी क्या अकेले हैं, बिल्कुल तेजस्वी अकेले नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं है। इकरा हसन वहां पर है, मुख्तार अंसारी के भाई वहां पर है, अखिलेश यादव वहां पर है, सब लोग सीमांचल में कैंप किए हुए। एमवाई गठबंधन का जो संगठन है उसको साधने में पूरी समाजवादी पार्टी वहां लगी हुई है 2025 में, जिसे 2027 में उनका हिसाब होगा। आप सोचिए कि हमने तो, मुझे याद नहीं है कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने कभी बिहार चुनाव प्रचार किया हो। इस बार वो वहां पे हैं, इकरा हसन को वहां भेजा गया है, वहां पे दीन की बातें हो रही वहां पे। वो उनका डर ये वहां पर है कि 2 लोग, जनसुराज जो है वो बहुत मजबूती से सीमांचल में लड़ रही है, जीतेंगे कितना मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लोकल कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं। जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि किसी को कोई टिकट नहीं मिलेगा तो मेरे पास आएगा, मैं टिकट नहीं दूंगा, यह उन्होंने सीमांचल में इस वादे को तोड़ दिया। वहां पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट कहीं नहीं मिला, उसको जनसुराज ने वहां टिकट दिया, पहली बात। दूसरा कि ओवैसी जो है वो दुगुने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो तेजस्वी का एक बयान था, उसने एक्सट्रीमिस्ट बोला था ओवैसी को लेकर, उसको ओवैसी ने बिल्कुल मुसलमानों के साथ जोड़ दिया, उसको वो आतंकवादी चरमपंथी सब ले जाते हैं। और
आम पब्लिक से बात अगर करेंगे तो एक मैसेज आपको जो टेलीविजन पे आता है मिलेगा कि मुसलमान हटा नहीं है, हम लोग टीएसपी को वोट करेंगे, ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि चूंकि वहां मुस्लिम ज्यादा है तो मुसलमानों में वो डर नहीं वहां पे होता है उतने उससे लेते रहिए, तो वहां पर डिवीजन है। तकरीबन का परिवार है, उनके दोनों बेटे अलग अलग जाते हैं, वहां के लोकल कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो मजबूत मुस्लिमों के हैं, वो अलग अलग हैं। तो वो वोट वहां पर जनसुराज भी है, वहां पर एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, जेडीयू का भी मुस्लिमों में आधार को है, जो लोकल नेता वहां पर है, और बीजेपी का अपना हिंदू कार्ड है। कुछ जगह पे एलजेपी को भी उन्होंने दिया है जहाँ पे आप दलितों को इसको जोड़ सके। तो मुझे लगता है कि जितना सेंध हमारी पिछली बार वहां हुई थी उससे ज्यादा होगी, महागठबंधन को वहां और नुकसान होने जा रहा है। और मेरा आकलन है कि दोनों से मिलाकर 2020 से बेटर स्थिति में फर्स्ट फेज में ऑलरेडी एनडीए है, सेकंड फेज में उससे बेटर स्थिति में होगी। कहां तक जाएगी आप 11 बजे तारीख को 6:30 के बाद हमसे बात करेंगे, जो कि एम्बार्गो है, तो मैं कुछ आपको बता पाऊंगा सीटों के बारे में। अभी हम फर्स्ट फेज पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या है सेकंड फेज का चुनाव है। लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि एक चीज मैं बता दूं कि 2020 में ना टीएसपी को लेकर ना एक करंट था, यूथ के पास आप जाएंगे, वो यूथ आरजेडी के वोटर थे, लेकिन करंट था बड़ा, एक जोश होता था। बीच में वो बीमार हो गए, कमर में दर्द उनका था तेजस्वी का, वो व्हीलचेयर में प्रचार किए। तो तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि दौड़ के जाते हैं, इसलिए में चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन वो चार्म है नहीं। वो तो ठीक है, जो जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, थोड़े बिहार में लोग जोशीले होते हैं, वो सब दिखता है, लेकिन वो चीज है नहीं, वो उम्मीद है नहीं। और 2020 में एक और घटना थी कि लालू प्रसाद यादव पूरे स्क्रीन से गायब थे, किसी पोस्टर में लालू प्रसाद का फोटो नहीं था। लेकिन इस बार अगर आप जाकर देखेंगे तो गहलोत साहब बैठे थे, और जिसको कि आरजेडी ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें जी जी सुमेली सिंहासन पे लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे। तो वो असर जो 20 साल पहले की हमारी बात है जंगलाल का, वो इस बार ज्यादा परिलक्षित हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव सील है। जी जी। चलते चलते संदीप, आप भी अपना बता दीजिए, माहौल क्या देख पा रहे हैं, संक्षेप में बताइए, अभी तक आपको क्या लग रहा है। देखिए सर, अगर बात करें यहाँ की तो सहरसा सहरसा की बात करें तो सहरसा में भी जिस तरह से सर ने भी बताया, लेकिन यहाँ पर सहरसा विधानसभा की बात करें तो लगभग 67 यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत रहा, और सहरसा विधानसभा की अगर कुल बात करूँ तो लगभग 62% से अधिक यहाँ पर मतदान हुए। वहीं अगर इस कोसी क्षेत्र की बात करूँ तो सुपौल में अभी चुनाव होना बाकी है, जिसको लेकर के पार्टियां जो है लगातार प्रचार कर रही हैं। आज भी वहां पर पप्पू यादव के द्वारा वहां पर प्रचार किया गया और महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए तो विजेंद्र यादव के लिए भी कई सारे एनडीए के नेता वहां पर पहुंचे प्रचार के लिए। अब देखना अहम भी 11 तारीख को कल शाम को चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा, उसके बाद सिर्फ मतदान के इंतजार रहेगा 11 तारीख को, और 14 तारीख को मतगणना होगी। अब तो यहाँ का तो चुनावी माहौल अब शांत हो चुका है, अब बाकी जो 122 सीटों पर मतदान होना है उस पर ही सबकी नजर बनी हुई। इलाके में संदीप जी, क्या पप्पू यादव जो है वो केमिस्ट्री ऐसी बनी है? क्योंकि पटना में जो मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलता हूं तो बहुत पप्पू यादव से परेशान है, तो आते हैं हाईजैक कर लेते हैं। तो क्या पूर्णिया में जो सांसद हैं, क्या उनकी कुछ केमिस्ट्री बनी है? तस्वीरें फेसबुक पर आई है, लेकिन उसमें जिस ढंग से वो स्टेज पे बोल रहे हैं, जिस ढंग से लोगों को डांट रहे हैं, क्या केमिस्ट्री बन पाई है पप्पू यादव का, या नुकसान ही करेंगे? देखिए सर, यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे आईपी गुप्ता, वो यहाँ से थे। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी को यहाँ से उतारा जाएगा, उनके बैनर के तले कोई चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन आईपी गुप्ता को उतारा गया। तो उनके समर्थन में तो जरूर तेजस्वी यादव ने रैली की, लेकिन वहां भी तस्वीर से पप्पू यादव गायब थे, और जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर आरजेडी के खड़े हुए थे वहां पर कहीं भी पप्पू यादव दिखाई नहीं दिए गए। जिस तरह से आपने भी बताया और कई सारे कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है, लेकिन एक तस्वीर बीच में आ रही थी जिसमें वो तेजस्वी यादव के साथ बात करते हुए पीछे उन्होंने एक गाना भी लगाया हुआ था। लेकिन यहाँ की अगर सहरसा की बात करूं तो यहाँ पर उनकी कोई ऐसी सभा नहीं हुई है महागठबंधन के लिए। बिल्कुल, मैं दो अपडेट इसमें दूं, बिल्कुल दो अपडेट दूं मैं संदीप। एक तो आईपी गुप्ता जो सहरसा से हैं, जो आलोक रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने बड़ी अपनी व्यस्तता दिखाई, मैं बड़ा बिजी हूँ, तेजस्वी यादव मुझे बुला लेते हैं, वो मुझे बुला लेते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ। एक ये दूसरा अपडेट दिखाई दिए थे। हाँ, आज भी वो एक और अपडेट दे दूं,
रंजन जी, आपको एक और अपडेट भी दे दूं, उधर ओवैसी ने खुलेआम मोर्चा खोल रखा है। किसके खिलाफ? तेजस्वी यादव के खिलाफ। जब से तेजस्वी यादव ने यह बयान दे दिया कि ये चरमपंथी हैं, अब तो वो तुम तलाक पर उतर कर आ गए हैं और तमाम मुसलमानों को वो खूब बोल रहे हैं जितना वो अपनी शक्ति से बोल सकते हैं। और तेजस्वी यादव पता नहीं कैसे अपने आप को इसका काउंटर करेंगे, लेकिन चरमपंथी का मतलब भी तेजस्वी यादव को पता है या नहीं है, इस पर मुझे शक है। बहरहाल बिहार का पहला चरण जो है वो एक मैसेज दे गया कि अब राजनीति पुराने डर या दबदबे से नहीं चलेगी। युवाओं ने रोजगार और शिक्षा को तरजीह दी, महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी, और दोनों मिलाकर ये कह दिया कि अब नहीं चाहिए कट्टा संस्कृति, चाहिए कंप्यूटर संस्कृति चाहिए बेसिकली। लेकिन अब असली जंग है 11 नवंबर की, जहां दूसरे चरण का मतदान बिहार की तस्वीर तय करेगा। क्या पहले चरण की लहर बदलेगी? क्या एनडीए अपनी बढ़त कायम रख पाएगा, या महागठबंधन आखिरी मोड़ पर कोई बड़ा समीकरण पलट देगा? सहरसा से लेकर सीतामढ़ी, गया से भागलपुर तक हर इलाके में अब एक ही चर्चा है, बच्चे को रंगदार नहीं डॉक्टर बनाना है। यानी अब बिहार बदल रहा है, सोच में, चुनाव में और उम्मीदों में भी कह सकते हैं। पहला चरण चेतावनी था, दूसरा चरण निर्णय होगा, यानी डिसीजन का होगा। और 11 नवंबर को बिहार ये तय करेगा कि किसी सदी में वो किसके साथ जाना चाहता है, जंगल राज के साय में या विकास राज की रोशनी में। रंजन जी, आप जुड़े, आप अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आता। और संदीप हमेशा की तरह अपडेट करते रहते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। आप भी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सहरसा नाउ आप देखते रहिए, बड़ी कवरेज जारी है। नमस्कार।